दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, ये पेपर यूपी मेट्रो का है जो अभी रिसेंटली हुआ था 17 अप्रैल 2021 को। इवनिंग वाली शिफ्ट में शायद मुझे लगता है जहाँ तक एक ही पेपर हुआ था लगभग सभी मेंटेनर वालों का। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का पेपर है और इवनिंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। दोस्तों पूरी डिटेल से बात करेंगे एक एक क्वेश्चंस पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें टेक्निकल के यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित 75 क्वेश्चन थे और ये ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों 75 क्वेश्चंस के अनुसार अगर अपन देखें तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिनको डीपली समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की है तो ईजी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, हम उनको सीधे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए अपन डीपली सॉल्यूशन उन्हीं क्वेश्चन पर करेंगे जिन पर हमें ज़रूरत है। आपसे निवेदन रहेगा सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ये पेपर कैसा गया था, अगर आपने पेपर दिया था है तो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारा ऐप, आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। एंड्रॉयड का ऐप है और ऐप पर हम टेस्ट लेते रहते हैं और अभी वीडियो लेक्चर पेड कोर्सेज भी स्टार्ट कर रखे हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं एक एक करके। सवाल नंबर 1 अपनी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसकी टेस्टिंग के लिए पीक फैक्टर की जानकारी होना इम्पोर्टेंट है। देखो हम जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो वो होता है हमारा इंसुलेशन। यानी हम जब इंसुलेशन की टेस्टिंग करते हैं ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, इंसुलेशन जो होता है वो उसकी मोटाई वोल्टेज के अनुसार ली जाती है और वोल्टेज का भी जब मान आता है तो वो पीक वैल्यू तक एक बार स्ट्रेस देता है। यानी जो वोल्टेज के कारण प्रतिबल आता है वो हमेशा शिखर मान के अनुसार आता है, इसलिए हमें पीक फैक्टर की जानकारी होना ज़रूरी है जब हम डबल इंसुलेशन करने किसी सिस्टम का जाते हैं। अगला सवाल है, बाइनरी संख्या प्रणाली में ट्रू स्टेट लॉजिक को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रू स्टेट को 1 करता है जबकि फॉल्स स्टेट को 0 करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 को हम ट्रू भी बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं और हाई भी बोलते हैं। तो कुछ भी आप इसका आंसर पूछ सकते थे आपसे। और इसी तरह से 0 जो है इसको अपन ऑफ भी बोलते हैं, फॉल्स भी बोलते हैं और लो सिग्नल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें किस तरह का बैंड होता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह का बैंड होता है। 3 तरह के बैंड होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक, तीनों में। कौन कौन सा? चालन बैंड, संयोजी बैंड और ऊर्जा बैंड, फॉरबिडन एनर्जी वाला बोलते हैं ना। अब एक सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब देखो ना तो ये भरा हुआ और ना ही ये खाली। और जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना दोस्तों, वो जो आपका है वास्तव में उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो वह कक्षा भरी भी मानी जाती है। तो इसमें कितने हैं? 4। यानी ये लगभग भरे हुए के पास पहुंच गया। तो 2 लाइन आप याद रख सकते हो कि जो वैलेंसी बैंड है वो लगभग भरा हुआ होता है और चालन बैंड जो होता है वो लगभग खाली होता है। तो बी ऑप्शन हो गया ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन, यानी चालन बैंड लगभग खाली होता है। या इसका दूसरा ऑप्शन देख सकते थे कि संयोजी बैंड जो होता है वो लगभग भरा हुआ होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि 4 इसमें होते हैं। सबसे अधिक दक्षता पूछिए तो क्लास सी एम्पलीफायर की सबसे अधिक होती है, 78% से भी ऊपर होती है। सबसे कम किसकी होती है? क्लास ए की होती है, 35% के आसपास दक्षता होती है। इन सब की डिटेल से मैंने पहले करवाया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और टॉर्क और आर्मेचर जो विशेषताएं होती है उनको किस नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर जो मशीन का टॉर्क आर्मेचर धारा के साथ है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीसी मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती है। तो ये वो टॉर्क होता है जो मशीन में उत्पन्न टॉर्क होता है। एक्चुअल में जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो और उत्पन्न टॉर्क होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये विद्युतीय विशेषताओं में जाएगा, हमेशा डी उत्तर रहेगा। चालकता का प्रतिरोध का भी उत्पन्न पूछा था तो चालकता हो जाएगा कंडक्टेंस। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बेक ईएमएफ पूछा था, बेक ईएमएफ गति के समानुपाती है, स्टार्टिंग के समय बेक ईएमएफ कितना होगा? 0। साइन वेव एसी में पीक फैक्टर पूछा है तो √2 लिख सकते थे या फिर 1.414 लिख सकते थे, बात एक ही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो डीसी की अपेक्षा कैसा है? कुशलता यानी दक्षता के बारे में पूछा है तो एसी में तुलनात्मक रूप से दक्षता कम होती है, क्योंकि इंडक्टेंस और सर्ज इफेक्ट एसी ट्रांसमिशन में पाए जाते हैं, जबकि डीसी ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस और सर्ज प्रभाव नहीं होते, इसलिए वो अधिक दक्षता वाली होती है।
KWH मीटर जो है वो इंटीग्रेटिंग प्रकार का मीटर होता है, हिंदी में समाकलन यंत्र बोलते हैं। और किस में अन्य सभी से तुलना करने पर अधिक वोल्टेज है, तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे अधिक होती है। बाकी कंज्यूमर लाइन हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो या GT जनरेटर ट्रांसफार्मर लाइन हो, ये सब कम होती है तुलनात्मक रूप से। ट्रांसमिशन की 400 kV तक होती है, 765 kV तक होती है। अगला सवाल था P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी अशुद्धि है, इंडियम, गैलियन और बोरोन होती है, जबकि फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक ये P टाइप पदार्थ के लिए होती है। और AC सिस्टम में फेज क्रम का रंग पूछा था, तो RYB यानी रेड, येलो, ब्लू होता है। सिंपल सा ही है, उम्मीद करूंगा सभी को आता होगा। लोड करंट जो होती है वो सीधे सीधे किसको प्रभावित करती है, ध्यान रखना, आर्मेचर जो होता है ना, ये हमेशा भार के अनुसार करंट वहन करता है मोटरों में। यानी आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट होती है वो सीधे सीधे लोड करंट के अनुसार होती है। जैसे देखो सीरीज मोटर है तो आर्मेचर करंट लोड करंट के बराबर है, जबकि अगर शंट मोटर है ना तो इसमें लोड से जो भी करंट आ रहा है, शंट फील्ड करंट तो फिक्स होता है। अगर लोड करंट बढ़ता है तो सीधा सीधा आर्मेचर करंट ही बढ़ता है उसमें। नेक्स्ट हमारा सवाल है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचता है तो क्या होता है। दोस्तों ये अच्छा सवाल है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का ये था कि ऊष्मा विकिरणित होती है, तो ये बिल्कुल है आपका सही माना, लेकिन कैसे होती है वो तरीका हमें देखना पड़ेगा। ये पूरी डिटेल जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो वास्तव में प्रकाश छोड़ता है। जो उस प्रकाश को जो है वो परमाणु जो है उसको क्या करता है कि अवशोषित करता है फोटोन के रूप में। और एक फोटोन जो होता है उसके पास एनर्जी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खुद प्राप्त करनी हो तो वो प्रकाश को विसरित करता है, यानी उत्सर्जित करता है, जिससे एक फोटोन जो है वो ऊर्जा प्रदान कर सके। तो डी उत्तर आएगा, प्रकाश अवशोषित होता है, ये बिल्कुल सही है। लॉजिक गेट की ट्रू टेबल दिखाई और पूछा कि ये कौन सा गेट है। देखो इनपुट 0 0 है तब भी आउटपुट 1 है, 0 और 1 है तब भी 1, 1 और 0 है तब भी 1, लेकिन 1 1 होने पर 0। दोस्तों अगर प्रॉपर तरीके से आपको याद हो ना तो ऐसा नैंड गेट में होता है। क्यों? क्योंकि ये एंड गेट का जस्ट अपोजिट होता है। और देखो एंड गेट 0 0 के बदले 0 देता है और इसका उल्टा 1 हो गया। 0 और 1 के बदले एंड गेट में 0 मिलता है, इसका अपोजिट 1 हो गया। 1 और 0 के बदले एंड गेट 0 देता है, इसका अपोजिट 1 हो गया। 1 1 के बदले 1 देता है तो इसका अपोजिट 0 हो गया। ये वाला रिजल्ट देखो आप, एंड का जस्ट अपोजिट आ रहा है और उसको नैंड गेट बोलते हैं। डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर की तो सेकेंडरी स्टार में जुड़ी हुई होती है और 400 वोल्ट होता है उसमें। सेकेंडरी में 400 वोल्ट, देखो सी ऑप्शन में है। सामान्यतः गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वोल्टेज आती है तो वो 11,000 की होती है। ट्रांसफार्मर उसको 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, फिर एक फेज और एक न्यूट्रल हम उपभोक्ता के घरों तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। AC में करंट वोल्टेज इन फेज तब होंगे जब लोड शुद्ध प्रतिरोधी हो। शुद्ध ओमिक प्रतिरोध होगा तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 0 होगा और पावर फैक्टर इकाई होगा। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई ग्राम प्रति कूलम, मिलीग्राम प्रति कूलम में भी हो सकता है। वह टॉर्क जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है तो उसको सॉफ्ट टॉर्क बोलते हैं और ये हमेशा उत्पन्न टॉर्क या आर्मेचर टॉर्क से कम होता है और इसका कारण होता है घूर्णन हानियाँ। आगे देखिए, छोटा सा सवाल पूछा कि 120 वोल्ट सप्लाई करी लेकिन आपको 115 वोल्ट ही मिला तो कितना वोल्ट ड्रॉप हुआ। 5 वोल्टेज ड्रॉप हो गए। छोटा सा क्वेश्चन था। AC के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो DC वाले की तुलना में तो सस्ते मिलते हैं भाई। DC के सर्किट ब्रेकर बहुत महंगे होते हैं, संरचना भी जटिल होती है, बहुत भारी होते हैं तुलनात्मक रूप से। जब भी कंपैरिजन करेंगे सॉलिड यानी मजबूत भी होते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। DC AC मीटरों में भी आप तुलना कर लो, इंडक्शन मोटर मीटर की अपेक्षा PMMC मीटर बहुत जटिल होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हेवी होता है और महंगा भी होता है। नेक्स्ट सवाल, DC मोटर में जो सॉफ्ट टॉर्क होता है वो आर्मेचर टॉर्क से हमेशा कम है और इसका कारण क्या है, घूर्णन हानियाँ। अब देखो मैकेनिकल हानियों में नहीं जाना, यांत्रिक हानियों में क्या होता है कि घर्षण और वायु हानियाँ भी मिली रहती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूर्णन हानियाँ जो है वो माइनस होगी। आगे सवाल पूछा कि लैंप में बताइए प्रतिरोध कितना होगा यदि उसकी वोल्टेज और करंट इतनी इतनी हो। तो R बराबर V/I कर देना। 10 वोल्ट दिया हुआ है और 200 मिली एम्पियर है। मिली को जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जाकर वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगी और जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे उत्तर आएगा 50 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा सभी कर देंगे। इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई पूछिए तो मेगा ओम में है।
मेगर से इसका मापन किया जाता है। शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे सवाल पूछा भाई, डैम बना करके हम ओशियन यानी समुद्र के पास हम डैम बना करके जिस तरह की ऊर्जा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होती है वेव एनर्जी और दूसरा होता है टाइडल एनर्जी यानी ज्वार ऊर्जा। तो टाइडल का इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? वेव एनर्जी यानी लहर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा की तरफ ऑप्शन में जाएंगे। फ्रीक्वेंसी किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो समय अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती है। समय जितना अधिक होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। कौन सा अर्थिंग की विधि नहीं है? तो किसी रस्सी के माध्यम से हम अर्थिंग नहीं करते हैं, जबकि प्लेट, पाइप और छड़ इन तीनों के माध्यम से अर्थिंग होती है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं। कौन सा एम्पलीफायर वर्ग एक एम्पलीफायर ऐसा है जिसका चालन कोण कितना होता है? तो ये पूर्ण चक्र के बाद आउटपुट देता है, यानी 360 डिग्री के बाद देता है। बी जो होता है वो 180 डिग्री के बाद देता है। सी जो होता है वो आपका 180 डिग्री से कम देता है। और ए बी जो होता है वो 180 और 360 के बीच में देता है। सबका याद रखना है इम्पोर्टेंट। परंपरागत ऊर्जा सोर्स पूछा है तो कोयला, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और तेल, ये आप सबके परंपरागत में ही आते हैं। पी टाइप अर्धचालक के लिए डोपिंग समूह कौन सा होता है? तो तीसरा समूह मिलाते हैं हम। तीसरा समूह बोले तो 3 संयोजकता वाला। और अगला सवाल है कि यूजेटी का डिसएडवांटेज कौन सा है? डिसएडवांटेज बोलें तो हानि, यानी लाभ नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है? तो यूजेटी कभी प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन हमें नहीं दे सकती, क्योंकि यूजेटी में जंक्शन एक ही होता है और एक जंक्शन के कारण हम इसको एज ए एम्पलीफायर कभी यूज नहीं कर सकते। इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए सही फॉर्मूला पूछा है, तो सप्लाई वोल्टेज में लीकेज करंट का भाग दे दो, ये जो इंसुलेशन आएगा सीधे सीधे मेगा ओम में ही आएगा। ए उत्तर सही रहेगा, सप्लाई वोल्टेज बटे लीकेज करंट। पावर फैक्टर का व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो पावर फैक्टर का व्यू उत्पन्न जो होता है उसको क्यू फैक्टर बोलते हैं अपन। और आगे सवाल पूछा कि कौन सा एम्पलीफायर आपको दिखाया गया। देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर कि पूरे 360 डिग्री के बाद जिसमें आउटपुट मिलता है वो ए होता है, और जिसमें 180 डिग्री बाद आउटपुट मिल रहा है वो क्लास बी एम्पलीफायर होता है। तो ये वर्ग बी प्रकार का एम्पलीफायर होगा। और आगे सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन एज कंपेयर्ड विद डीसी ट्रांसमिशन लाइन, यानी एसी डीसी की तुलना करवाता है। तुलना करवाने पर डीसी महंगा पड़ता है, पॉइंट एक ध्यान रखना। दूसरा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल भी होता है। तुलनात्मक रूप से डीसी वाला महंगा होता है, जटिल होता है, लेकिन एफिशिएंसी अधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल, चालक का साइज आपको सेलेक्ट करना है। किस बिंदु को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है? इंसुलेटर की क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। चालक के बारे में ध्यान रखना है तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप का सोचना होगा, उसके न्यूनतम साइज का देखना है और धारा ले जाने की क्षमता के बारे में सोचना होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रिन्यू एनर्जी सोर्स है जो फिर से रिन्यू हो सकती है? तो टाइडल एनर्जी है यानी ज्वार ऊर्जा है, जबकि न्यूक्लियर और हाइड्रोकार्बन गैस और नेचुरल गैस ये केवल एक ही बार यूज हो सकती है, दोबारा यूज नहीं हो सकती। अगला सवाल, बाइनरी संख्या प्रणाली में जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ से चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। और राइट हैंड की तरफ से आते हैं तो उसको LSB बोला जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जाने जाते हैं। MSB और LSB होते दोनों, याद रखना, अच्छा टॉपिक है। भारतीय विद्युत नियम 1956, भाई इनको तो डिटेल से पढ़ लेना। सभी नियम कौन सा किसके बारे में? जैसे नियम नंबर 77 है तो वो बताता है क्लियरेंस कितनी होती है। 79 भी क्लियरेंस के बारे में, 80 भी, यानी 77 से लेकर 80 जो है वो क्लियरेंस के बारे में है। तो यहाँ पर अपन से पूछा कि कौन से ऐसे जो सामान्य सुरक्षाओं से संबंधित है, तो नियम नंबर 29 से लेकर 46 तक जितनी भी डिटेल है ना वो जनरल इंस्ट्रक्शन है एक तरह से। अर्थ प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर नहीं करेगा? मिट्टी के रंग पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी सभी पर डिपेंड करेगा। इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, 1 घंटे 20 मिनट में 5 एम्पीयर की धारा क्रोमियम पर 2.16 ग्राम का द्रव्यमान मुक्त होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना करो। जेड पूछा है, M/I/T कर देंगे दोस्तों। M कितना है? 2.16, I कितना है? 5 एम्पियर। टाइम कितना है दोस्तों? 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट, लेकिन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 80 × 60 और कर देंगे। जब आप भाग देंगे तो उत्तर आएगा 9 × 10⁻⁻5 ग्राम प्रति कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, सिंपल सा ही है। हेनरी किसकी इकाई है? तो इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। डीसी मोटर की गति का पूछा है, बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है।
और गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साधारण सी बात है, सभी का सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो आगे सवाल पूछा कि निम्न में से किस प्रकार का नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी है। सबसे कम औसत पूंजी जो लगती है ना वो है तटवर्ती पवन, विंड पावर बोलते हैं अपन इनको, जो एक तो नेचुरल एयर से चलती है और एक समुद्र के किनारों पर जो चक्की लगती है ना पवन चक्की, उस वाले की। तो उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे देखो सवाल, डेल्टा कनेक्टेड संतुलित 3 फेज में 400 वोल्ट सप्लाई से सप्लाई करेंगे, लाइन करंट 20 एम्पियर है, शक्ति 10,000 वाट कंजप्शन है, प्रत्येक शाखा का प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। देखो जेड पी ज्ञात करना है ना, तो वी पी बटे आई पी कर दो। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज तो बराबर ही है, 400 वोल्ट होगा, लेकिन फेज करंट जो है वो कितना आएगा, लाइन करंट में √3 का भाग देना है, तो 20 का भाग देना है, √3 ऊपर चला जाएगा, है ना। कैलकुलेशन करके मिलान करना, 34.64 आपका उत्तर आ जाएगा। मिलान कर लेना आप कैलकुलेशन करके, तरीका बता दिया मैंने, सवाल आपसे हो जाएगा, विश्वास है। बेक ईएमएफ किसके रूप में काम करता है। अब देखो सी और डी दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन वास्तव में जो चीज़ अपने आप किसी को कंट्रोल करती है, वो खुद कम या अधिक होकर के सिस्टम को मेंटेन रखती है ना, उसको गवर्नर बोलते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में टरबाइन को लोड के सिचुएशन के अनुसार टरबाइन की गति को कम या अधिक करता है, उसको गवर्नर बोलते हैं। इसी तरह से बेक ईएमएफ का मान कम या अधिक होकर गति के साथ एडजस्ट होता है, इसलिए उसको गवर्नर, यानी अपन एक तरह से हिंदी में तो नियंत्रक ही बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये नियंत्रक को कंट्रोलर दिया था, इसलिए ये नहीं कर सकते अपन। और आगे देखिए सवाल पूछा है कि बाइनरी दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, अपनी तरफ से इस तरह से संख्या लिखा करो। एक कहाँ से चलना है, राइट हैंड की तरफ से चलना है, 1 2 4 8, अगर आगे बाइनरी कोई और भी होती तो 12 16 32 64 इस तरह से संख्याएं लिखते। जिनके सामने 0 है उसको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, तो 4 और 8 को जोड़ो, उत्तर कितना आया, 12। डेसिमल को कन्वर्ट करोगे 12 उत्तर आएगा। एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया भाई, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर और सोल्डरिंग, यानी सवाल पूछा है कि जब उसमें इक्विपमेंट होना तो उनकी पावर केबल कैसी होनी चाहिए। उनकी पावर केबल के लिए उसने VIR लिखा है, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर होना चाहिए। ये याद रख लेना, क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा डिटेल या एक्सप्लेनेशन कहीं पर मिलेगी नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो जनरेटर है, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा अगर होता तो वो मोटर होती। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किसके कारण, वो एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण होता है, यानी प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स जब होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर की गति पूछा था, सिंक्रोनस गति से हमेशा कम होती है और इसका कारण होता है स्लिप, और मोटर में होना भी जरूरी है, अगर नहीं हो तो कॉगिंग हो जाएगा, मोटर चलेगी नहीं। आगे सवाल पूछा इंसुलेटिंग ऑयल के मेन कंटेंट कौन से होते हैं। देखो इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है वो वैक्स ऑयल से बनता है, जो क्रूड ऑयल का प्रकार कहलाता है, इसलिए इनमें 3 चीज़ें होती है, नेफ्था, एरोमेटिक और पैराफिन। एन पैराफिन बोलते हैं वैसे तो वो नेफ्था पैराफिन ही कहलाता है। अगला सवाल है इंसुलेशन जो है वो किसके ब्रेकडाउन से होता है। इंसुलेशन में ब्रेकडाउन होता है 2 तरह से, एक तो होगा तापीय, यानी हीट होकर इंसुलेशन का नष्ट हो जाना, और एक है इलेक्ट्रिकल, यानी ओवर करंट ही फ्लो हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए किसको बढ़ाएं। वोल्टेज ड्रॉप कम कब होगा, जब प्रतिरोध कम हो, और प्रतिरोध कम कब होता है, जब एरिया बढ़ता है। ए हो जाएगा, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएं, प्रतिरोध कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। अगला सवाल, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो हम सब जानते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और ध्यान रखना यूनिपोलर डिवाइस में आता है, यूनिपोलर है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। चित्र में कौन सा प्रतीक दिखाया है, तो भाई इस गेट में देखो और गेट का ये यहाँ पर 0 लिख दिया तो ये नोर गेट हो गया, इसकी पहचान कर लिया करो। अगर ये सीधी लाइन होती तो और गेट होता, और ये डॉट बिंदु सा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए ये बन गया नोर गेट। आगे सवाल पूछा है कि पोलराइजेशन इंडेक्स क्या होती है। दोस्तों बात करेंगे पोलराइजेशन इंडेक्स है क्या, ये फॉर्मूला तो बाद में याद रखना। ये किसी भी जो विशेष तौर से AC में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं ना, उनका IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि आपको 2 तरह से उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेना होता है, एक तो तुरंत 1 मिनट बाद, और एक लगातार 10 मिनट तक।
इन दोनों का रेशियो देखो, वो उसका पोलराइजेशन इंडेक्स कहलाता है। एक तरह से एसी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ही है दो अलग अलग समय का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि E1 और E2 दो समीकरणें हैं जो आपके सामने है। एक है ए साइन ओमेगा टी और दूसरी है ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो दोनों में क्या संबंध है? देखो माइनस वाले का मतलब है वो पीछे है, तो E2 जो है वो E1 से 5 डिग्री पीछे चलेगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो वो उससे आगे चलता। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री पीछे है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता π/3, इसका मतलब है कि 60 डिग्री पीछे है। इस तरह के सवाल मैंने पहले करवाए हैं, आप समझ सकते हैं। इमरजेंसी के लिए सभी स्टेशन पर कौन सी पेटी होनी चाहिए? तो भाई फर्स्ट एड किट होना ज़रूरी है सब जगह पर, इमरजेंसी में तो वही काम आती है। सिलिकॉन में यदि ताप बढ़ेगा तो किस में बढ़ोतरी होगी? चालकता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक NTC होता है। RMS मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। साइन वेव का 1.11, वर्गाकार का 1 और त्रिभुजाकार का 1.15 होता है। क्रेन में किस प्रकार की मोटर होगी? तो सीरीज मोटर काम में लेंगे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। एन टाइप अर्धचालकों में जो मेजोरिटी कैरियर होंगे वो कहाँ से चलेंगे? तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएंगे, हमेशा ऐसा ही होता है। एन टाइप अर्धचालक में जो डोपिंग अशुद्धियाँ होती हैं उनको डोनर बोलते हैं, और पी टाइप जो होते हैं उनको अपन ग्राही यानी एक्सेप्टर बोलते हैं। वाटमीटर सूचक यंत्र की श्रेणी में आता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। और आगे पूछा कि कौन सा ईंधन जल के द्वारा उत्पादित होता है? देखो जल जो होता है ना H2O होता है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग कर देते हैं और इससे हाइड्रोजन तैयार होती है। और ये हाइड्रोजन ज़्यादातर कूलिंग में काम में लेते हैं, जैसे अपने पावर प्लांट में भी होता है। और आगे सवाल पूछा कि ज़मीन से स्विच बोर्ड जो है वो लगभग कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है यार, हर एग्जाम में आता है। उम्मीद करूँगा आपका सही होना चाहिए ना ये। अच्छा ठीक है, ये जिसका पेपर है देखो उसका भी ये बिल्कुल सही हुआ है, तो उम्मीद ही है कि ये तो आप सबका सही होगा। देखो आगे सवाल कह रहा है कि मोटर को रेटेड वोल्टेज दिया और रेटेड फील्ड धारा ली उसने, तो इस समय जो गति आएगी उसको क्या बोलेंगे? बेस स्पीड बोलते हैं इसको, साधारण गति बोलते हैं, बेस गति के नाम से जानते हैं। फॉर्म फैक्टर पूछा, मैक्सिमम धारा 10 एम्पियर दी। किसका फॉर्म फैक्टर पूछा? ये तो दिया नहीं, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। हाफ वेव जो रेक्टिफाइड होता है ना, उसका फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है, क्योंकि बाकी तो किसी का दिया नहीं ना। साइन वेव का 1.11 ये भी नहीं दिया, वर्गाकार का इकाई ये भी नहीं दिया, त्रिभुजाकार का 1.15 ये भी नहीं दिया। तो फिर साइन उसका होता है रेक्टिफाइड जो होती है हाफ वेव वाली, उसका 1.57 होता है, तो वही करना था। आगे सवाल है कि किस प्रकार का मापदंड AC ट्रांसमिशन में है लेकिन DC में नहीं? DC में ना तो सर्ज होता है और ना ही इंडक्टेंस होता है, जबकि कोरोना AC/DC दोनों में होता है। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना वोल्टेज पर डिपेंड करता है, सप्लाई के प्रकार पर नहीं। ये प्रतीक किसका है? एमीटर, बेस 1 और बेस 2, ये जो तीनों सिरे हैं ये UJT के टर्मिनल होते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एक जंक्शन होता है, कलेक्टर नाम का सिरा होता नहीं। अर्धचालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा गैप पूछा है, तो देखो वैसे तो अलग अलग है। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन का। लेकिन यहाँ पर जर्मेनियम सिलिकॉन तो पूछा नहीं, इसलिए दोनों के बीच का उत्तर दिया हुआ था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आगे सवाल पूछा कि AC सप्लाई में प्रति सेकंड चक्कर की संख्या को क्या बोलते हैं? तो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। साधारण सा है, हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है। बस दोस्तों यही थे आज के 75 क्वेश्चन। पसंद आए क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना।